सरस्वती नमो तुम्हम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि हवदु में सदा। हमारे पीछे संस्कृति, हमारे पीछे की भाषा, लिपि, इतिहास, पूर्वज, वो सब क्या थे, इसका अभ्यास करना एक अपने आप में बहुत विशेष बात। और ये बात सिर्फ संस्कृत, प्राकृत, पाली, तत्वज्ञान ऐसे चिंतक ही कर सकते हैं। आर्थिक सुबत्ता तो बहुत मिल जाती है, लेकिन इस माध्यम से जो मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक जो सुख है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी का ज्ञान जो है हमें अगर चिंतन में लेना है, अगर उसमें पढ़ना है, तो इन भाषा और लिपि का अर्थ समझना होगा, उसके मूल में जाना होगा। लिपि और भाषा में क्या अंतर है? बहुत सामान्य सा अंतर है, दृक् और श्राव्य। दृष्टिगोचर जो होती है वो लिपि है, और श्रवणीय जो है, सुनने लायक जो है, सुनते हैं, उसको कहते हैं भाषा। प्राचीन काल ऐसा था कि ज्ञान की गरिमा अपने आप में बहुत विशेष थी। गुरु पढ़ाते थे और शिष्य सुनते थे, और वही स्टोर हो जाता था। जैसे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं भी, वैसे ही स्टोर हो जाता था। लेकिन काल का परिणाम, काल का प्रभाव धीरे धीरे ऐसा होता गया कि याद रखना मुश्किल हो गया। तब प्राचीन आचार्यों ने सोचा कि इसको कुछ तो उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि भाषा के उच्चारण के साथ साथ उसको लेखन करना भी अत्यंत आवश्यक है। लिखित रूप में उसको एविडेंस रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए फिर उसी क्रम से लिपि का जो है विकास, लिपि का जन्म हुआ। ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में किसने उत्पत्ति की, इसके संबंध में बहुत अनेक मत है। अपने अपने जगह सभी मत सही है। भगवान, जैन तत्वज्ञान मानता है कि भगवान ऋषभ देव जो थे उनको दो पुत्रियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी। तो ब्राह्मी जो कन्या थी उनको उन्होंने लिपि का ज्ञान कराया, और सुंदरी जो कन्या थी उसको अंक गणित का ज्ञान कराया। ब्राह्मी को सीधे भाग में बैठकर उन्होंने लिपि सिखाई, और सुंदरी को लेफ्ट हैंड में रखकर अंक गणित सिखाया। इसीलिए लिपि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, और अंक जो है राइट से लेफ्ट लिखे जाते हैं। अंका नाम वामतो गति ऐसे कर। तो अंक और लिपि दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। उन दोनों के साथ में ये आए बिना पूरा हम भाषा का ज्ञान नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से ब्राह्मी की उत्पत्ति वहाँ से हुई, ऐसे माना जाता है। कहते हैं कि जैसे गिरवाणम, जैसे संस्कृत को कहा जाता है गिरवाण वाणी, तो वैसे ही ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई जिसकी, सरस्वती की, तो उसकी भाषा, उसकी लेखन कला, उसकी चित्रकला, उस हिसाब से ब्रह्मा की ब्राह्मी। इस दृष्टि से भी इस भाषा को, इस लिपि को समझा जाता है। भगवान महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर आज से करीब 2600 साल प्राचीन उनका जन्म माना जाता है, देखा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन आता है। और उससे भी पूर्व वेदों का भी वर्णन आता है, क्योंकि भगवान महावीर से भी पहले 23 तीर्थंकर हो गए, पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ और महावीर। और साथ ही वेदों में भी जो हम देखते हैं, वेदों की भाषा ही अलग है। हम सोचते हैं कि संस्कृत में वेदों की भाषा ही अलग है, उसको बाद में परिवर्तित करके हमने समझने के लिए उसमें परिवर्तन कर लिया। तो उसमें जो लेखन कला देखी गई, जब उनको आचार्य को, भगवान महावीर तक तो, गौतम बुद्ध तक तो ऐसा था कि श्रुत परंपरा थी। उसको कहा जाता है श्रुत परंपरा। श्रुत यानी सुनना, सुनते ही उसको दिमाग में रखना, उसको श्रुत परंपरा कहा जाता था। और श्रुत परंपरा की वजह से लेखन कला की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन भगवान आदिनाथ हो या ब्रह्मा हो, उनको ऐसे लगा कि उसी काल में एक परिवर्तन आएगा, एक काल आएगा कि जिस समय याद रखना मुश्किल हो जाएगा, तो उस समय लिपि की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही प्लान करके
लिपि का आविष्कार किया था, वह ब्राह्मी लिपि कही जाती है, या खरोष्टी उसके पैरेलल बाद में परिवर्तित हुई या उसके साथ में डेवलप हुई तो उसको खरोष्टी लिपि भी कहा जाता है। तो भगवान महावीर के बाद में भी करीब 100 साल तक लेखन कला का कहीं उल्लेख नहीं आता। ऐसे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का भी आपने सुना है, वो कहा जाता है 4000-5000 साल प्राचीन परंपरा है, उसमें लेखन कला है, लेकिन उसमें चित्रकला है, चित्रकला के साथ लेखन कला है। तो उसके साथ में वो लिपि का अवतरण हुआ और एक्चुअल में उसको उपयोग में लाना प्रारंभ हुआ भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध के बाद में। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध में गौतम बुद्ध जी ने जिसमें प्रवचन दिए थे वो भाषा थी कौन सी? पाली भाषा थी। और भगवान महावीर के जो वचन थे वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में थे। ये प्राकृत भाषा के अनेक अनेक प्रकार है, शौरसनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, पैशाची, पाली, महाराष्ट्री, जो हम मराठी बोलते हैं इसकी माँ है महाराष्ट्री प्राकृत। तो उस महाराष्ट्री प्राकृत से भी प्राचीन जो भाषाएं थी, जो मूल भाषाएं थी, उनको लेखन करने के लिए, उनको शास्त्र में दिखने के लिए, और उससे भी प्राचीन, अभी मैं जा रहा था तो सुन रहा था कि ताड़पत्र, भूर्जपत्र कुछ आप चर्चा कर रहे थे, है ना? तो ये सब लिखने के साधन है। मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की भी बात हुई, अभी चर्चा कर रहे थे आप लोग। तो ये तो लिखने के साधन है, लिखने के, लेकिन ये जो सॉफ्ट साधन बाद में आए, जैसे कागज़ है बहुत ही पतला है और इस पर लिखने के लिए आसानी से आप पेन से लिख सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में आप देखते हैं कि ये देखिए पत्थर पर लिखना बहुत मुश्किल था, है ना? लकड़ी पर लिखना, पत्थर पर लिखना, पत्र वगैरह तो बाद में उनको ध्यान में आया कि इसके पे भी लिख सकते हैं। तो इस पर लिखने के लिए जो ब्राह्मी लिपि का अवतरण हुआ था, उसका जो प्रारूप बना था वो रेखा के माध्यम से ही हुआ था। और उसमें त्रिकोण, चौकोर या सीधी या आड़ी रेखाएं, इसका मुख्यता से उपयोग में उन्होंने लिया था। और उसी प्रकार से जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति हमने कहा, तो उसमें भी देखा गया है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से उन्होंने उसका वर्णन किया। सन 1922 में सबसे पहले उसको उत्कीर्णित किया गया सिंध प्रांत में, जैसे अभी आजकल वो पाकिस्तान में आता है। तो उस क्षेत्र में उत्खनन हुआ, विदेशी विद्वानों ने उसको उत्खनन किया और उसके बाद में अनेकों विद्वानों ने उसका अध्ययन भी किया। लेकिन आज तक उस लिपि का पता नहीं चल पाया, क्योंकि चित्रों के माध्यम से 100 से ज़्यादा, 98 से ज़्यादा उसमें चित्र है। और हर चित्र के ऊपर, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, इंटरनेट पे भी आप बहुत देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसका अर्थ निकालना अभी भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अनभ्यास से गतम विद्या, उसका एक जो है पार्ट कट हो गया बीच में, तो चेन ब्रेक होने की वजह से वो क्या है, कौन से प्रकार के चित्र है और उस चित्रों का अर्थ क्या कहना है उनको, उसको ना समझने के कारण उसमें मुश्किल आ गई। और वो आज तक हम उसको पता नहीं लगा पाए। पता नहीं आप में से कोई एक पुण्यशाली होगा जो जाके अभ्यास भी करेगा और पता भी लगा सकता है ना? जिज्ञासा हर प्रश्न का समाधान निकाल देती है, हर मुश्किल का एक समाधान है जिज्ञासा। अनेक से ऐसे आविष्कार हुए हैं बड़े बड़े कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो बहुत हमारे प्राचीन, हमारे बुजुर्गों ने लिख के रखी हुई हमारी धरोहर है, उसको खोलना हमारा कर्तव्य है। तो आप सब उस साधक, उस साधना के राही है। तो मैं सच में मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रकार से ब्राह्मी का अवतरण, और भी बहुत किंवदंतियाँ है। लिपि का अर्थ क्या है, शब्द से अर्थ क्या मानते हैं आप? नमो बम्बिये लिबिये, ऐसे वहाँ पर आता है, नमो बम्बिये लिबिये, यानी ब्राह्मी लिपि को मेरा नमस्कार है। लिपि यानी लिप्पते लेखते इति लिपि, जिसके द्वारा लिखा जा सकता है, लेप किया जा सकता है। लेप करना करते हैं कि जैसे ये पेंट लेप किया है, कुछ भी लगा देते एक के ऊपर दूसरा लगा के हम कुछ अपना विचार उसमें प्रकट करते हैं, तो उसको लिपि कहा जाता है। भाषयति कथयति इति भाषा,
जो अपने द्वारा कथन करती है, दूसरों को विचार आदान प्रदान करती है, वो भाषा है। और उस भाषा को जो लेखन करता है, लेप करके दूसरे को अपने इशारों से समझाता है, उसको कहते हैं लिपि। लिपि प्राचीन काल में इसको लिपि कहा जाता था, लेकिन परिवर्तन है, प्राकृत भाषा जो है परिवर्तनशील है, तो इसमें परिवर्तन होकर अभी लिपि एक सेमेटिक शब्द भी इसको कहा जाता है, सेमेटिक शब्दों में भी इसका वर्णन आता है। तो इस प्रकार से लिपि का लिपि परिवर्तन हुआ और लेप लिख धातु से बनता हुआ, तो उस प्रकार से इसकी लिपि की जो है शब्द उत्पत्ति हुई। और पता चला कि प्राचीन काल में जंगलों में लोग लेते थे तो एक दूसरे को इशारा करने के लिए कुछ पत्थरों पर, मट्टी पर या पेड़ पर अपने कुछ चिन्ह लिख देते थे, उसके माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करते। तो भाषा से तो हम आदान प्रदान करते ही है। मैं बोल रहा हूँ, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मराठी में बोलूँ तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन शब्दों को आपने पकड़ लिया है अपने दिमाग में। उसका जो विशिष्ट रचना है, उसकी विशिष्ट रचना है, उसके माध्यम से आपने उसका वर्णन समझ लिया है। तो इसी प्रकार से लिपि का भी अपना एक विशेष चित्रण है। लिपि और भाषा ये कोई निश्चित नहीं है कि ये इस भाषा की यही लिपि होनी चाहिए। जैसे आप अभी मराठी या हिंदी बोलते हैं, लेकिन मोबाइल में टाइप करते तो क्या करते हैं? भाषा तो इंग्लिश है, लेकिन उसकी लिपि रोमन है। तो लिपि और भाषा का एक साम्य है, सामीप्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके साथ यही होना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में जब लेखन होता था तो ब्राह्मी लिपि में लेखन होता था, लेकिन परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ वो तो देखेंगे अभी। लेकिन उसके बाद में आज के काल में हम किस लिपि में लिखन कर रहे हैं जी? देवनागरी लिपि में लेखन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन, काल का परिवर्तन वैसा जैसा है, वैसे ही भाषा और लिपि का भी परिवर्तन है। बद्ध हो जाती है तो भाषा रुक जाती है, लेकिन प्रवाहित होती है तो भाषा और लिपि वो भी बहुत प्रकार से अलग अलग रूप में आती है। लिपि का जो प्रारंभिक ज्ञान हम देखते हैं तो बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि पहले तो श्रुत परंपरा थी, तो उसके माध्यम से हम उसका श्रवण करते थे, समझते थे। लेकिन जैसे ही लिपि का प्रारंभ हुआ तो मैंने जैसे कहा पत्थरों पर लिखते थे, तो उस प्रकार से उसमें त्रिकोण, चौकोर या खड़ी लाइंस या आड़ी लाइंस, ये मेजर उसमें इस्तेमाल होता था, क्योंकि पत्थर पर लिखना बहुत हार्ड है ना। लेकिन वही कागज़ पर लिखना आसान है, तो अलग अलग आकार में लिखना हमने बाद में प्रारंभ किया। तो उस प्रकार से प्राचीन काल में इतने शब्दों की संपदा भी नहीं थी। अति प्राचीन काल की बात मैं कर रहा हूँ। मध्यकाल जो है बहुत ही विकास हुआ, साधना हुई और उसमें शब्दों का भी अवतरण बहुत हुआ। लेकिन अति प्राचीन काल में ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस भाव से ही एक दूसरे के विचार समझ लेते थे, बिना बोले ही कई बार एक दूसरे के विचार समझ लेते थे। तो उसमें तो उसमें विचार के साथ भाषा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और फिर लिपि की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो सबसे पहले जब ब्राह्मी, मैंने कहा कि ब्राह्मी का ही एक रूप खरोष्ठी है। सम्राट अशोक के काल में जो है उन्होंने जो अलग अलग शिलालेख लिखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि के शिलालेख है, और कुछ लेख जो है खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। भारत के सिंध प्रांत के उस जगह भी कुछ सरस्वती लिपि में भी उनके लेख मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेख मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। लिखेगा व्यक्ति तभी जब कोई पढ़ पाएगा, पढ़ने वाले होंगे तभी उसमें लिख पाएगा, लिखेगा। तो उस प्रकार से उस काल में उसका प्रचलन अति था, सबको समझ में आने वाली लिपि थी। ऐसे नहीं कह सकते कि लिपि बहुत कम लोगों का, अनपढ़ लोग, तो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह उन्होंने शिलालेख लिखवाए, तो इसका अर्थ निश्चित होगा कि कहीं ना कहीं लोग उतने होंगे, है ना।